हम अपने जिला संवाद की श्रृंखला के तहत छत्तीसगढ़ के एक बेहद महत्वपूर्ण जिले में मौजूद हैं, जिसका नाम दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा को 3 कारणों से राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टि से मां दंतेश्वरी की धरती है, लाखों लोगों की आस्थाओं का केंद्र ये पावन भूमि है, तो इसलिए इसका उल्लेख रहा। यह देश अपने लोहे पर मुग्ध रहता है, पर उस लोहे के लिए आयरन ओर इस धरती से ही निकलता है, इसलिए औद्योगिक दृष्टि से दंतेवाड़ा राष्ट्रीय क्षितिज पर हमेशा महत्वपूर्ण आंका गया। तो यह दूसरा कारण। और तीसरा कारण बड़ा विषादपूर्ण है। नक्सली हिंसा से देश का एक बड़ा भूभाग ग्रसित रहा और उस नक्सली हिंसा का हृदय के तौर पर दंतेवाड़ा को पहचाना गया। लेकिन वो दंतेवाड़ा अब बदल रहा है, ऐसा सरकार का दावा है। सरकार ये दावा करती है कि 31 मार्च 2026 तक पूरा भारत देश नक्सली हिंसा से मुक्त हो जाएगा। पर अभी अभी भारत सरकार के जो आंकड़े आए, सूची आई, उसके तहत यह बताया गया कि दंतेवाड़ा जिला नक्सल हिंसा से मुक्त हो चुका है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ऐलान के बीच हम आपके बीच आपकी बात को लेकर मौजूद हैं। मेरी बाईं तरफ जो शख्स बैठे हैं वो छत्तीसगढ़ की सियासत में बस्तर की पहचान है। नाम उनका केदार कश्यप है। बस्तर अंचल के सर्वकालिक महानतम राजनीतिज्ञ बलिराम कश्यप जी के बेटे हैं। एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। पिछले 2.5 दशक की सियासत में उन्होंने अपनी अलग पहचान, अपना मुकाम बनाया है। वर्तमान में दंतेवाड़ा को प्रभारी के रूप में विष्णुदेव साय सरकार में उनके पास जिम्मेदारी है। महकमे की दृष्टि से वन जैसा महत्वपूर्ण महकमा उनके पास है, सहकारिता उनके पास है, यातायात उनके पास है। मेरी बाईं तरफ केदार जी हैं तो दाईं तरफ महेश कश्यप जी हैं। आपके अपने सांसद हैं। बस्तर की आवाज को दिल्ली में उठाने का दायित्व आपने उन्हें सौंपा है। वह भी हमारे साथ इस चर्चा में सहभागी हैं। आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत है केदार जी। और शुरुआत केदार जी आपसे ही करता हूं। हेलो। दंतेवाड़ा पिछले 3 दशक से समस्या के तौर पर ही देखा गया। क्या अब हम इसे एक संभावना के तौर पर देख सकते हैं, या अभी भी यहां के लिए समस्या है, यहां के लिए चुनौती है, यहां पर काम करना अपने आप में टेढ़ा काम है? सर्वप्रथम तो मैं मां दंतेश्वरी की पावन धरा पे आपका और सभी सम्मानित जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक समय था जब दंतेवाड़ा जिले को, जब सुकमा और बीजापुर इसमें संलग्न थे। 2007 और उसके बाद 11 के बाद बीजापुर और सुकमा जिले अस्तित्व में है। तत्कालीन समय का जो दंतेवाड़ा था और आज का दंतेवाड़ा, आज हर संभावना और जो नई टेक्नोलॉजी है, नवाचार है, वो आज हमारे दंतेवाड़ा जिला में हो रहा है। कहीं से भी आज हमारा दंतेवाड़ा जिला पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में आज दंतेवाड़ा ने उन विषमताओं को पार करते हुए अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। एक समय होता था कि दंतेवाड़ा हम जब भी आते थे तो हम लोग मृतकों के 100 गिनने आते थे, वो भी एक समय था। लेकिन अब हमारे लिए खुशी का वक्त है कि दंतेवाड़ा विशेष तौर पे और अब इन क्षेत्रों में अब हमारे पुलिस के जवान जिस मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं और देश के यशस्वी हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो मंशा है कि पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो, और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के दृष्टि से बात करें तो आज जिस परिसर में हम बैठे हैं, ये परिसर एक समय ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो अंदरूनी क्षेत्र जहां पर नक्सल प्रभावित होने के कारण से हमारे स्कूल नहीं खुल पाते थे, छात्रावास नहीं खुल पाते, तो उनको यहां पर शिफ्ट करके इसको चलाने का एक जगह हम मॉनिटरिंग करेंगे, ये परंपरा चालू किए थे।
लेकिन आज इतना बड़ा जो ये एजुकेशन हब बना हुआ है हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, वो उसको साबित भी कर रहा है। और हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यहाँ से लेकर के रायपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, हर संभव उनको मदद कर रही है। और मैंने पहले कहा कि पहले दंतेवाड़ा जिले की जो पहचान थी वो अलग हुआ करती थी। आज जो आकांक्षी जिला के रूप में और जिस तरीके से नवाचार हर क्षेत्र में किया है, और इसने साबित किया कि यहाँ इस जिले में जो काम हो रहे हैं, पहले जो काम होते थे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। और एक समय होता था कि यहाँ पर जो भी अधिकारी आता था वो उनके ऊपर एक दाग लग जाता था कि यहाँ पर आएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही और वो बच नहीं सकता। लेकिन अब जो स्थिति है बेहतर होती जा रही है। और यहाँ पर अब जो हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हों और जितने भी जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी, जो भी आ रहे हैं, वो एक इरादे के साथ में आ रहे हैं और उसको साबित भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पहले भ्रष्टाचार था, अब सब कुछ अच्छा हो गया है। हमें बताया गया कि यहां पर बारिश में कोई एक पुल बह गया था, वो पुल क्या बहा, लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। दंतेवाड़ा जैसे शहर में भी ट्रैफिक जाम इसलिए हो रहा है कि वो पुल टूटा हुआ है। केदार जी की दृष्टि तो गई होगी, वो पुल कहां खो गया, कब बन रहा है? देखिए, इस बार जो बारिश हुई थी वो बारिश लगभग 60-70 वर्षों के बाद जी इतनी बड़ी बारिश, तेज बारिश हुई थी। और उसके कारण से ये पूरा जो क्षेत्र है, हम लोग स्वयं आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और ये पूरा मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था जी। और नदी ने अपनी दिशा ही चेंज कर दी थी, नदी की दिशा चेंज हो गई थी। जब नदी की दिशा चेंज होती है तो कहीं कुछ नहीं बचता है जी। और उसके फलस्वरूप कई हमारे जो अप्रोच है वो बह गए थे, न कि पुल बह गया था जी। तो ये अप्रोच बहने को लेकर के जो बातें आई, तो वो कहीं ना कहीं से उन लोगों ने कोशिश किया कि इसमें राजनीतिक लाभ दिया जाए, लेकिन लोगों को मालूम था और लोगों ने इस जो स्थिति है, तो वो अप्रोच जो बह गई तो वो वापस स्थापित हो रही है कि नहीं हो बिल्कुल रही है? बिल्कुल 4 महीने बाद तो फिर बारिश आने वाली है। नहीं नहीं, बिल्कुल स्थापित हो रही है और बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। और जो कहते हैं क्षतिग्रस्त हुआ था बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को पुनः हमने दुरुस्त भी करवाया है सरकार के माध्यम से। ऐसा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध जो जिला है वो दंतेवाड़ा है। किसी विभाग का भी इतना बजट नहीं होता है केदार जी, जितना अकेला बजट यहाँ के कलेक्टर के पास डीएमएफ के नाम पर होता है। तो ये जो इतना पैसा आता है वो इस इलाके के लोगों के काम आ रहा है या इस इलाके में जो आता है उसके काम आ रहा है? नहीं, पहले जो स्थिति थी वो अलग थी। जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो इस इलाके में आता था उसके नाम होता था जी। लेकिन अब जो स्थिति है, अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो संस्थान खुल रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर अब मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, मेडिकल कॉलेज भी अब जो बन रहा है ये भी डीएमएफ के राशि से बन रहा है जी। मैं जब पहली बार प्रभारी मंत्री बना था तो मुझे जब यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने देखा, एक बार हमने सड़क को उठाया था तो सड़क दरी की तरह उड़ गई थी जी। वो भी एक समय था। और अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार करने के माध्यम तैयार किए जाते थे, किस तरीके से योजना बनाई जाती थी। लेकिन अब वो स्थिति अब बहुत खत्म हो चुकी है और पिछले 5 वर्षों में फिर से इस तरीके से बातें सामने आ रही थी, लेकिन वर्तमान में आप देख लीजिएगा कि इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो पा रहा है भाई? लोगों ने चुनाव में तो केवल नेता बदले, विधायक बदले, मंत्री बदले, पर अधिकारी कर्मचारी तो वही हैं। अगर आप बता रहे हैं कि उनको खून लगा हुआ था तो आपने मांसाहारी को शाकाहारी में कैसे बदल दिया भाई? हमें भी तो पता चले। देखिए, ये सिस्टम आज हमारे देश में, हमारे देश के नेता कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी।
और नरेंद्र मोदी जी ने जब तय कर दिया कि हम सुबह 10 बजे हम ऑफिस लगाएंगे जी, तो दूसरे दिन की खबर छपी कि अब जो है 10 बजे से ऑफिस लगेगा जी। तो लोगों की जो सोच है, मानसिकता, ये कोई न्यूज का विषय तो नहीं था कि वो 10 बजे स्कूल 10 बजे ऑफिस लगेगा। 10 बजे तो लगना ही चाहिए जी, लेकिन लोगों की जो सोच है सरकार के प्रति जी, इस तरीके से जो भाव है, ये भाव कहीं ना कहीं से एक निराशा का भाव जग गया था जी। लेकिन आज चाहे वो देश की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे जिले की बात हो, लगातार जो परिवर्तन आया है, नेता की नियत के पूरा दायित्व निर्भर करता है। यदि नेता का नियत अच्छा हो तो जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो पिछली सरकार के नेताजी कैसे थे? जनता, पिछली सरकार के नेताजी का अब वो कांग्रेस के लोग बताएंगे कि उसके संदर्भ में कि उनके नेता का, उनके खिलाफ लड़ाई आप लड़ो, और जो बताने के लिए उन्हीं को बोलो। हम तो राजनीतिक रूप से तो हमने जो उनको दिखाया, आईना दिखाया, तो उस आईने के आधार पर तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया जी। अब वो अब अपने कहते हैं जो जितने भी मामले हैं उस मामले में वो अब तो आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपने पुरानी बातों को कहना छोड़ दिया, दोस्ती हो गई क्या? नहीं, वो उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो हमारी कोशिश है ही और लगातार है। इसमें कहीं पर केदार जी तो स्वयं सरकार है, मंत्री हैं, अच्छा कहेंगे ही, पर हमारी दाई तरफ भी एक बड़ा वजनदार व्यक्ति बैठा हुआ है, नाम उनका महेश कश्यप है। वजनदार केवल इसलिए नहीं कह रहे कि वो एक संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, वो एक ऐसे संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं जो 6 जिलों को कवर करता है। मतलब 6 जिले के कलेक्टर जिसको रिपोर्ट करते हैं उनका नाम महेश कश्यप है। तो महेश कश्यप जी, आप बताओ, ये कलेक्टर वलेक्टर कितने बदल गए, इनके तरीके कितने बदल गए? या केदार जी भले ही कह रहे हैं बदल गए, पर आपको पता है कितने बदल गए? सबसे पहले हरिभूमि INH के टीम को आराध्य माई दंतेश्वरी के धरा में स्वागत, अभिनंदन। हिमांशु द्विवेदी को भी अभिनंदन, उनके पूरी टीम को, और हमारे यहाँ बैठे हुए सभी दर्शकों को। और आपने बस्तर में हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में परिचर्चा रखा है और आपने हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बताया। मैं एक चीज जरूर याद कराना चाहूंगा, बस्तर एक समय केरल राज्य से बड़ा हुआ करता था, चारामा धमतरी से लेकर सुकमा कोंटा बीजापुर तक, महाराष्ट्र गढ़चिरोली उड़ीसा प्रदेश तक, और वही बस्तर है जो हजारों साल से अपने विरासत, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं को अपने संजय हुए रखा था। लेकिन आज से महज 25 साल पीछे आप जाएंगे, जब मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था, तो वहां से कोई भी अधिकारी कर्मचारी को बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था, वो अधिकारी कर्मचारी बोलता था कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है, और बस्तर आने से पहले पनिशमेंट मांगता था। ये बस्तर था। लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना के दिया, और 1 नवंबर को बना के दिया, और 2003 से 2015 तक छत्तीसगढ़ को संवारने का काम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हुआ। और आज जो रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा लोगों को मिल रहा है, आज जाऊंगा एजुकेशन अब दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और गरीबी, एक समय कन की चावल नहीं मिलता था, गरीबी से भी किसी ने बाहर लाया तो हमारी सरकार लाया। उस समय एक नारा लगता था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन हम गरीबी हटते कभी नहीं देखा। एक नारा चलता था, आत निरले भात नहीं मेरे, आत निरले भात नहीं मेरे, बस्तरी बोली में बोला जाता था, लेकिन गरीबी कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार गरीबी हटा रही है और विकास भी कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और रही बात बस्तर में, बस्तर आज 7 जिले के रूप में विभक्त हुआ है, जिसमें दंतेवाड़ा जिला भी है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा, हमारे आराध्य माई दंतेश्वरी कृपा से बैलाडीला का लोह माइंस है। कुछ लोग जल, जंगल, जमीन का इतिहास बताते हैं, लेकिन यही बैलाडीला का लोहा को 1933 में बैलाडीला का लोहा को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था। तब हमारे पास संविधान, कानून, पुलिस नहीं थी, हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा था। लेकिन कांग्रेस के सरकार 60 साल के शासन में 1966 में MOU जापान को बेचा गया। उसके लिए स्पेशल रेल लाइन 450 किलोमीटर बिछाया गया। एक भी बस्तर के लोगों को नौकरी नहीं मिला। बैलाडीला माइंस और किरंदुल माइंस में एक भी नहीं मिला। चलो हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको नौकरी नहीं मिला, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री, उद्योग लगता है
तो लाभांश के राशि क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए देता है। लेकिन 60 साल तक लाभांश का राशि डीएमएफ के रूप में, सीएसआर के रूप में मिला होगा तो गया कहां हमको पता नहीं। लेकिन मैं आप दावे के साथ बता सकता हूं, हमारे गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में बने और 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो जिला खनिज न्यास निधि मोदी जी ने बनाया और उनके मोदी जी के डीएमएफ फंड बनाने के कारण आज आऊंगा एजुकेशन, अब आप देख रहे हैं ये इंडोर स्टेडियम देख रहे हैं, ऐसा आज बस्तर बदल रहा है और डीएमएफ का लाभ सही मायने में इस समय मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने 15 को बनाया और 18 तक हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार रही, लेकिन फिर 5 साल फिर कांग्रेस का गवर्नमेंट रही। मुझे बड़ा बोलने से दुख लग रहा है क्योंकि आपने डीएमएफ का जिक्र किया, यह औराबाटा में 96 लाख का एक गेट बना हुआ है। हमारे कलेक्टर साहब को पूछने से बता रहे 8.5 लाख वैल्यूएशन हुआ। यहां के लोगों को गेट नहीं चाहिए, यहां के लोगों को स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, रोड चाहिए, लाल पानी से निजात चाहिए। लेकिन इन लोगों ने डीएमएफ का भी दुरुपयोग किया, सीएसआर का भी दुरुपयोग किया। और रही बात अधिकारी कर्मचारी का, आप बता रहे थे, देखो जैसा नेतृत्व होगा ऐसा उनका होगा। नेतृत्व जैसा होगा, जैसे मोदी जी जो भारत को गरीब, असहाय, कमजोर आखा जाता था, आज एक चाय बेचने वाला मोदी जी आज भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी ऐसा जवाब दिया जाता है, एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो जवाब मिलता है, दुनिया देखने लगता है। ये नेतृत्व का कमाल है। और आज छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व मात्र 2 साल में उनके नाम के अनुरूप काम भी साय विकास के साथ हो रहा है और उसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और आज आपने देखा होगा नक्सलवाद, जो माओवाद नक्सलवाद के नाम से पूरा बस्तर दुनिया में बदनाम था और वो लोग जल जंगल जमीन का नारा देके आए। मैं उनको चैलेंज के साथ बोलता हूं, जल जंगल जमीन तुम्हारे आने से नहीं बचा है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और मुगलों से बचा के रखा और उनके आने से 2000 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए हैं, 1300 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और वो लोग बता रहे हैं हमको जल जंगल जमीन बचा है, जिनके चलते आज भी हम जरने को, पानी पीने को मजबूर है, कुपोषितों को मरने को मजबूर है। ऐसे लोगों के कारण बस्तर बदनाम रहा। लेकिन 31 मार्च 2026 डेडलाइन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति, अभी आपने सुना होगा, जो इस 2026-27 का बजट में विरासत के साथ विकास, हम विरासत को भी बचाएंगे, विरासत को भी बनाए रखेंगे और विकास भी करेंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो महेश भाई, हम आए थे सवाल जवाब करने के लिए, आपने हमें जवाब तो दिया नहीं। बोलते तो आप बहुत बढ़िया हो, आपने हमें भाषण सुना दिया। भाई हमने सीधा सवाल किया था आपसे कि तौर तरीका कैसा चल रहा है यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का, कितने खुश है महेश कश्यप जी, या महेश कश्यप जी का कहना है अपनी वेदना क्या मंच से बताएं, बंद कमरे में मिलो तो आपको पूरी कहानी सुनाए, थोड़ा बताओ तो सही। देखिए वही अधिकारी है जो छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल में बने, वही अधिकारी अभी भी है जी। लेकिन आपको इतना फर्क दिखा होगा, ये 2 साल में नक्सलवाद, वही अधिकारी, वही पुलिस, वही जवान, वही कलेक्टर के नेतृत्व में काम हो रहा है, वही अधिकारी के दम पे आज रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है और डीएमएफ जैसा भ्रष्टाचार रुक गया है। मैं एक ही उदाहरण दिया, उदाहरण हजारों है। यहां का पैसा कवर्धा में ले जाके मेगा फूड पार्क बनाया जाता है। नहीं, डीएमएफ का भ्रष्टाचार तो पता तभी चलता है जब सरकार बदलती है। जिसकी सरकार रहती है वो तो यही बताता है कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, हमारी सरकार काम, देखिए नाम से चलने वाली हमारी सरकार नहीं है जी। कुछ लोग नाम के पीछे भागते हैं, हम लोग काम के पीछे भागते हैं जी, ये अंतर है। और इसीलिए अधिकारी कोई भी होगा। तो 2 साल में दंतेवाड़ा में क्या क्या काम हो गए महेश जी, जिससे आपको लगता है अपनी बात ठीक बन रही है? देखिए काम तो आज दंतेवाड़ा के क्या काम नहीं, जितना भी काम हुआ है हमारी सरकार में हुआ है पिछले 15 साल में और अभी 2 साल। अरे हम 2 साल की बात करते हैं, आप 15 साल पे ले जाते हो। 2 साल में आपको बता दूं, यहाँ के हमारे माताओं को महतारी बंधन योजना का भी लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास का भी लाभ मिल रहा है, जल जीवन मिशन का भी लाभ मिल रहा है, यहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी का भी लाभ मिल रहा है। हर 5 किलोमीटर में कैंप भी खोल रहे हैं। नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। वहाँ पक्की सड़क बन रही है, वहाँ कैंप खुल रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, बहुत सारी काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, आप परेशान कितना हो रहे हो? देखिए पहले क्या है, बस्तर के सांसद को बड़ी सहूलियत रहती थी। वो जगदलपुर आता था, सरकारी बंगले में रहता था, रायपुर जाता था, सुबह दिल्ली की फ्लाइट पकड़ता था। दौरे के संदर्भ में पूछा जाता था तो वो बोलता था कि क्या बताए, हर तरफ नक्सली अंदर जा ही नहीं सकते, कोई बुलाता नहीं। अब आप बता रहे हो कि नक्सल मुक्त होता जा रहा है।
तो अब दौरे वौरे को लेके कितने परेशान हो महेश कश्यप जी? देखिए, जनता ने, अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? जनता ने जनप्रतिनिधि हमको चुना है और जनता के आकांक्षा अपेक्षा रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधा उनको चाहिए जी, वो उसको उपलब्ध कराना, उसको पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता है। और सबसे पहला काम, अगर रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हम सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे तो एक प्रकार से नक्सलवादक था, लेकिन वो भी आज समाप्ति की ओर है। तो चैलेंज हमारे लिए बढ़ रहा है, हमारे लिए और चुनौती बढ़ रहा है, लेकिन हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। आज मैं फुलबगड़ी कुछ दिन पहले जाके आया, जो फुलबगड़ी कभी नहीं जा सकता था जी। हम लोग जहां अंदरूनी क्षेत्र में, अभी अबूझमाड़ में अभी हम लोग फीस मैराथन कार्यक्रम में जाके वहां भाषण देके आए। तो हम, क्योंकि जनता ने हमें चुन के, तो मेहनत बढ़ गई ना आपकी? मेहनत बढ़ गई ना? देखिए, मेहनत बढ़ गई। मेहनत के लिए हमको जिस काम के लिए जवाबदारी सौंपा है, जो काम सौंपा है, तो वो तो काम करना हमारा दायित्व है, हमारा जवाबदारी, हमारा धर्म है। तो मेहनत बढ़ गई ये तो नहीं बोल सकते। हमको जैसा जनता का अपेक्षा है उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है, हम करेंगे। पर केदार जी, जो बस्तर इलाका है, खासतौर पर दंतेवाड़ा में भी, यहां पे नक्सलियत के संदर्भ में हमेशा कहा गया ये कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इस क्षेत्र के लोग विकास से अछूते रहे और उसका प्रतिशोध, उसका प्रतिरोध बंदूक से उत्तर के रूप में खोजने की कोशिश की है। अब सुरक्षा बल बहुत आ गए हैं, चप्पे चप्पे पे वर्दीधारी है। ये नक्सल मुक्त वर्दी के भरोसे है या इस इलाके के लोगों का मन बदल गया? शासन ने वो व्यवस्था बना ली है कि अब लोग इस शासन पर भरोसा कर पाएंगे और फिर कोई नक्सल हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएगा। क्या कहते हैं केदार जी? आप तो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, जिस तरीके से बस्तर को पहले पूरे देश में प्रस्तुत किया जाता था जिस स्वरूप में, और आज का बस्तर बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। पहले बस्तर को केवल मतलब नृत्य और संगीत के नाम से ही जाना जाता था जी। दिल्ली में केवल उनको उसी बात के लिए नचाया जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ के जो बंधु हैं, हमारे छोटे आने वाले नौनिहाल हैं, आज चाहे यूपीएससी के एग्जाम में हो, चाहे नीट में हो, चाहे आईआईटी में हो, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं, इनके सपने अब छोटे नहीं, अब बड़े हो गए जी। और उसको सपनों को पंख देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। पहले किस तरीके से इन क्षेत्रों में सुविधाएं ना पहुंचे जी, चाहे वो चिकित्सा सुविधा हो, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, ये जो सरकार पूर्व में रही, जो आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक सरकार में रहा, तो उन लोगों ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बहुत कुछ परिवर्तित हुआ और आज इन क्षेत्रों में जो सड़कों का जाल बिछरा, यहां से लेकर के जगरगुंडा, जगरगुंडा से लेकर अरनपुर, इधर हमारा छिन्नार से लेकर के अबूझमाड़, ये पूरा जुड़ रहा है। तो ये किसकी देन है? आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कभी दंतेवाड़ा के लोगों ने सोचा था कि हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा, मेडिकल कॉलेज बनता लोगों ने। तो कहीं ना कहीं से सरकार की इच्छा, दूसरी बार मेडिकल कॉलेज को लेकर इतना जोर दे दिए हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है, रायपुर में रहते हैं, वहां के सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर मिलते नहीं है। ये दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आप डॉक्टर वॉक्टर का इंतजाम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देखिए, यदि हम अपने बच्चों को, यदि हम मेडिकल पढ़ाई नहीं कराएंगे तो हम डॉक्टर कहां से देंगे? आज मैं एक चीज बता, 2003-04 में मात्र 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज 15-15, 16-16 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और उनकी व्यवस्था चल रही है, पढ़ाई हो भी रही है। और जब यदि संस्थान खुलते हैं तो हमारे बच्चों के सपने भी बड़े होते हैं। पहले तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, कर्मचारी तक के सोच रखा करते थे। कोई घुमावदार सवाल नहीं है, बहुत सरल सा सवाल है, थोड़ा लोगों को भरोसा जागेगा आप पे। सिर्फ इतना पूछा है कि इमारत बनाने के लिए पैसे वैसे उपलब्ध करा दिए, इतने ही किए हैं? नहीं, बिल्कुल। या कोई डॉक्टर वॉक्टर से व्यवस्था कर ली? भैया डॉक्टर भी रहेंगे, डॉक्टर बच्चे तो आएंगे पढ़ाने के लिए, डॉक्टर भी रहेंगे। बिल्कुल। कंपाउंडर के भरोसे तो मेडिकल कॉलेज ना चलेगा। कंपाउंडर के भरोसे में तो पिछले आजादी के बाद चलता था जी। और आज तो चाहे हमारे यहाँ पर देश की बात करें, एम्स के जो जिस तरीके से विस्तार हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो। अभी मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ पर ऐसे
कितने गांव हैं आज से 25 साल पहले उनकी क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। 25 साल पहले हमारे गांव में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी जी। चिकित्सा व्यवस्था के लिए उनको दूसरे स्थानों से कहते वाहन लेके आना पड़ता था। आज मुझे लगता है कि किसी गांव में ऐसी नहीं है कि जो उनको कहीं ब्लॉक हेडक्वार्टर से कहते गाड़ी लेकर आना पड़े। ये कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को मुक्त कराया है तो हमारी सरकार ने करवाया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहां पर प्रभारी मंत्री के नाते यहां पर आया था तो यहां पर अपने जो चावल नहीं होने के कारण से वो जो बासी खाना खा रहे थे और उसके कारण से यहां पर घटना घटित हो गई थी जी। और मतलब बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए थे। वो भी एक समय था, लेकिन आज स्थितियां अब बेहतर होती जा रही है और इन सब चीजों तो समय कितना बेहतर हो गया केदार भाई? बहुत कुछ बेहतर हुआ है। मेरा तो जानना केवल इतना ही है। लेकिन हमारी संतुष्टि यहीं तक नहीं है। हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर और बदलनी चाहिए और वो तस्वीर बदलने का काम हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तस्वीर तो आप जब भी बदलें, ये दंतेवाड़ा के लोगों को साफ पानी कब से मिल जाएगा? यहाँ के लोग तो जब कभी भी रायपुर आते तो बताते हैं कि लाल पानी से ही मुक्ति नहीं मिलती, तो साफ पानी की कोई उम्मीद आप लोगों से कर सकते हैं? बिल्कुल। अपन लोगों ने जहां पर भी जो लाल पानी की स्थिति थी तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रुप वाटर सप्लाई स्कीम हम लोगों ने बनाया और उसका क्रियान्वयन भी किया। आने वाले समय में इसकी व्यवस्था और बेहतर हो सके। जो लाल पानी है वो हमारे न खेतों को प्रभावित करे न हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करे, इसके लिए हमारी कार्य योजना है जी। और ये केवल क्योंकि ये पूरा हमारा बस्तर आयरन युक्त हमारा पानी हमको मिलता है और उसके कारण से यहाँ पर यदि हम नलकूप भी खनन करते हैं तो यदि कंटिन्यूशन में नहीं रहता है तो आयरन पानी निकलना स्वाभाविक है। ये केवल दंतेवाड़ा की बात नहीं है, बाकी जगह की बात है। यहाँ तो खैर जो कहते हैं अपने एनएमडीसी का है उसका माध्यम से जो नदी जो लाल हो रही है वो तो अलग विषय है। इसके अलावा भी जो नलकूप में भी है वहां पर भी ये दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं से पेयजल की दृष्टि से हो चाहे कृषि की दृष्टि से हो, इसके लिए ठोस काम की जरूरत है। बिल्कुल। और वो हम लोग लगातार इसके लिए प्लान किया हुआ है और हमारे नदियों को में भी हमारे बड़े बड़े हम वो बनाएंगे, स्टाफ डैम बनाएंगे ताकि यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हो सके। और उसके दृष्टि से महेश जी जो है इतिहास के पन्ने पलट रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि देखो बेला डीला की खदान 1933 में अंग्रेजों ने खोदी, आजादी के बाद में कांग्रेस ने क्या किया, जापान के साथ एमओयू कर लिया और उसके लिए रेलवे लाइन भी इतनी दूर से बिछा दी और यहां का आयरन ओर जो है जापान की ओर ले गए। पर आयरन ओर तो दंतेवाड़ा जिले में निकलता है ना केदार भाई, और एनएमडीसी ने प्लांट जगदलपुर में लगा दिया। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? दंतेवाड़ा में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के बच्चों का भी कुछ हक वक है कि नहीं है? यहाँ के बच्चों का तो हक है ही जी। और जब ये वहां पर जब कहते हैं हमारा नगरराज स्टील प्लांट है वो प्रोडक्शन का है जी, ये माइनिंग का क्षेत्र है जी। वहां पर प्रोडक्शन के दृष्टि से नगरनाल स्टील प्लांट स्थापित किया गया है और अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी जी। और हमारा प्रयास है कि आपके दिमाग में ये केवल सरकार के दिमाग में है कि भाई दंतेवाड़ा भी किसी लायक है, यहाँ से जमीन के अंदर से नहीं खोदना है, जो जमीन से खोदा गया उसका कुछ यहाँ पर भी बनाना है। बिल्कुल बनेगा और निश्चित तौर पे बनेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भाई, मंत्री जी कह रहे बनेगा बनेगा। इसी के साथ में मैं ये नहीं कहता कि केवल इस बात वो अभी यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि स्कूल की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सड़कों का निर्माण, रोड अपने नेट कनेक्टिविटी, इन सब चीजों के लिए लगातार हम चिंता कर रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं वो सुविधाएं हमारे अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों तक पहुंचे। पहले एक समय होता था, आपने कहा था कि डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के आप जब विपक्ष में रहते तब हम कांग्रेस पार्टी के उस समय में तत्कालीन नेता को भी धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने सरकार में रहते भी अपने सरकार को डीएमएफ की राशि में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए उन्होंने विधानसभा में भी घेरा था उनको जी। वो भी एक समय था कांग्रेस के पार्टी में। तो कांग्रेस का नेता पीसीसी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का नेता इतनी हिम्मत दिखा गया कि अपनी सरकार के खिलाफ या अपनी सरकार रह रही डीएमएफ के खेल को बता गया। त्रस्त था
भाजपा में इतनी हिम्मत नेता दिखा बिल्कुल लेते कि नहीं? त्रस्त था, और उस त्रस्त के कारण से तुष्टीकरण के कारण की नीति के तहत में बाद में उनको मंत्री भी बनाया गया। वो भी एक समय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये कि आप चैतराम जी को राह दिखा रहे हो? राह नहीं दिखा रहा हूं मैं, ऐसा कोई विषय नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में तो एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित भी किया है। यहां पर कब कौन मंत्री बनेगा, कब कौन विधायक बनेगा, कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कब कौन सांसद बनेगा और कब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये किसी को नहीं मालूम। महेश कश्यप जी भी जब कहते हैं चुनाव नहीं लड़े थे, तो उसे 2 महीने पहले तक मुझे नहीं लगता कि महेश कश्यप जी को भी मालूम रहा होगा कि वो सांसद बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। मतलब हम केदार जी के संदर्भ में अतिरिक्त सम्मान से पेश आए, केदार जी कहां तक जा सकते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के नजर में होता है और उसको यथासम्मान वापस लौटता। मैं जी एक बात पे जानना चाहता हूं, एनएमडीसी बड़ी समृद्ध कंपनी बताई जाती है, बड़ी पैसे वाली कंपनी है, वो पैसा उसे यहीं की खुदाई से मिलता है। वो एनएमडीसी आपकी कुछ सुनती है कि नहीं, या आप फोन ही लगाते रहते हो और अधिकारियों के फोन व्यस्त ही रहते हैं? देखिए, एनएमडीसी इस्पात संयंत्र जो लगा, जो ये माइनिंग करती है, आज स्टील प्लांट भी खोली, यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ के विकास के लिए हमको आज डीएमएफ मिल रहा है, डीएमएफ से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। और हमारे सुने की जैसे सीएसआर, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले का कहीं ना कहीं जो आप ही ने कहा, जो एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाना दिक्कत है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन ठीक होगा। ये मोदी जी का जमाना है, मोदी जी का सरकार है। किसी के व्यक्ति के हिसाब से कोई भी इंडस्ट्री उद्योग हो, सरकार नहीं चलेगा, ये सरकार की नीति के तहत चलेगा। और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एनएमडीसी को भी सुनना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टाफ कंपनी लगेगा, कोई भी रहेगा तो सुनना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है अभी तो नहीं सुन रहे, पर सुनना पड़ेगा। पर आप मानते हैं एनएमडीसी अभी तो नहीं सुनता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, नहीं सुनता ऐसी बात नहीं है, सुन रहा है, इसीलिए सब कुछ काम हो रहा है, सुनती है, नहीं सुनने वाली विषय नहीं है। लेकिन कुछ लोग, हमारे लोग, एक प्रकार से उसका भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं जी। सैलरी पाइप लग रहा था, हमारे कुछ नेता हमारे लोगों को भीड़ बना करके आंदोलन किए, धमकी दिए, हमारे ऊपर से बुलडोजर चलेगा तो सैलरी पाइप लगेगा जी। लेकिन वही नेता जाके साठ गांठ करके करोड़ों रुपया ऐंठ लिए और जनता को छुतिया बना। यही नीति 60 साल से चल रहा है जी, जिसके चलते हमारे लोगों को डायरेक्ट लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे नेता ऐसा नहीं है, पर्दे के पीछे इधर लोगों को दिखाने के लिए बता देंगे, हम ये करने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं बनने देंगे, पर्दे के पीछे ला दें। खुद व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो काम किया। आज जो लोग भी या आदिवासी या अपना इतिहासी बता करके राजनीति कर, ये इसलिए काम किया, इसका दुष्परिणाम हमको आज भोगना पड़ रहा है। मैं स्वीकार करता हूं, भोगना पड़ रहा है, लेकिन अब भविष्य में नहीं होगा, ना होने देंगे, ना भविष्य में होगा, ना होने देंगे। केदार जी, आपने बताया, आपकी सरकार ने बताया, देश की सरकार ने बताया, नक्सली हिंसा मुक्त हो गया दंतेवाड़ा, पर हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि देश के किसी जिले में भी उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त इतने लोग नहीं पाए जाते जितने आपके दंतेवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। यहां पर तो हर मोहल्ले में एक Z+ सुरक्षाधारी आदमी दिखता है। तो ये 35 लोग जो विशेष सुरक्षा प्राप्त हैं, वो जलवा बिखेर रहे हैं, इसके संदर्भ में सरकार का कोई ध्यान व्यान है? नहीं, सरकार के पूरे ध्यान में है। और जिन लोग को जेट सुरक्षा या वायु सुरक्षा या फिर Z+ की सुरक्षा मिली है, उन्होंने अपने परिवार को भी खोया है। और कहीं ना कहीं से नक्सली जो है वो किस स्वरूप में काम करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। ये नहीं, जरूरी नहीं कि एम्बुश में ही हमारे क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि की हत्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो घर तक में आकर के मार के चले जाते हैं। और ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं जी। और जहां तक हमारे पुलिस का, हमारे जवानों का यदि हम बात करें, तो इन 2 वर्षों में जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों का हौसला जिस तरीके से बढ़ा है और एरिया जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिस तरीके से सर्चिंग कर रहे हैं, पिछले 5 साल तो न तो उनको
सर्चिंग के लिए कहा जाता था, न किसी तरीके से कोई उनको नक्सलियों के साथ में कोई इस तरीके से होती थी। इन 2 वर्षों के आंकड़े की यदि मैं बात करूं, लगभग 250 से ज्यादा नक्सली केवल यहां पर ही ये आत्मसमर्पित कर चुके हैं जी। और लगभग 2000 जो नक्सली हैं उनको बंदी बनाया गया जी। और लगभग 500 से ऊपर नक्सली मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार की नीति स्पष्ट है कि हम अपने पूरे बस्तर और पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। देश की दृष्टि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इसकी दृष्टि से पूरे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार, अब आप सोचिए कि पोटाली जैसे क्षेत्रों में जाकर के वो वहां पे लोगों से चर्चा करते हैं जी। हमारे पुअर्ती जैसे क्षेत्रों में जाकर के उनसे बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को, पुअर्ती में कभी किसी ने सोचा था कि वहां पर स्वास्थ्य केंद्र होगा या फिर वहां पर साप्ताहिक मेला लग पाएगा, लेकिन आज वो सब संभव हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं से सरकार की इच्छा शक्ति है। आज यदि नियत नार योजना के तहत में उन क्षेत्रों में जो सुशासन आया है, सरकार की योजना पहुंची है, तो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को ये साबित करता है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि उन क्षेत्रों में जहां पर न शिक्षा की व्यवस्था पहुंच पाती थी, न सड़क पहुंच पाती थी, न वहां पर सरकार की चाहे राशन हो चाहे किसी भी प्रकार की योजना है उन तक नहीं पहुंच पाती थी, उन योजना को वहां तक पहुंचाने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णु देव तो आखिरी बिंदु पर आते हैं केदार जी, आप तो बस्तर के बेटे हैं, बड़े महत्वपूर्ण विभाग आपके पास समय समय पर रहते हैं। वर्तमान में वन जैसा महत्वपूर्ण महकमा आपके पास है, वन के संदर्भ में पहचान बस्तर है। ये दंतेवाड़ा में कुछ करकरा रहे हैं अपने विभाग की ओर से, कुछ बताने की स्थिति में है कि ये मेरी योजना में है, ये काम यहाँ के संदर्भ में है, कुछ केदार जी रोशनी दे सकते हैं सहकारिता और वन कम से कम 2 के विषय में? बिल्कुल। अभी कल मैं सहकारिता की एक बैठक अहमदाबाद में थी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के अध्यक्षता में, उसमें हम भी अटेंड करके आए और वहां पर बहुत सारे विषयों पर अध्ययन भी किया है और उन विषयों को हम यहाँ लागू करेंगे, ये भी हमारी कोशिश है। उस स्वरूप में न हो पर किसी और स्वरूप में करेंगे। और यदि हम बात करें हमारे दंतेवाड़ा या फिर बस्तर की बात करें तो हमारे जीवन का मुख्य आधार हमारा वनोपज है और वनोपज पे आधारित हमारे कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग हम लगा करके उनको ज्यादा से ज्यादा हम इंगेज करें और व्यापार की दृष्टि से उनकी ब्रांडिंग, उनका हमारा जो जितने भी वनोपज है उसका संग्रहण, विपणन, ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। यहाँ पर हम लोगों ने फॉरेस्ट के माध्यम से वन मंदिर बनाया है। ढोलकल में जो गणेश जी की जो मूर्ति वहां पर स्थापित है पहाड़ियों के ऊपर, वहां पर भी हमने लगभग 10 परिवारों को रोजगार दिया है। उसी तरीके से हमारे जो स्वसहायता समूह है, ऐसे बहनें हैं, उनको मिलेट्स के, टिकूर के और अन्य जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसके माध्यम से कैसे रोजगार दिए जाए। और जो हमारा जो इको टूरिस्ट जो क्षेत्र है, जहां पर हमको प्राकृतिक दृष्टि से हमारा ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है, उसको कैसे हम और डेवलप करें ताकि वहां पर जाकर के लोग इस पर्यटन के दृष्टि से और एक अपने आप को इस जिले को साबित कर सके। अभी मैं देख रहा था परसों जब महाशिवरात्रि थी तो तुलार जो हमारा इस क्षेत्र के अंतर्गत अबूझमाड़ में आता है, वहां पर रात्रि में लोग बड़े लाइटिंग करके लोग चलते हैं, वहां पर उपस्थित थे, देख करके अच्छा लग रहा था। तुलार है, हांदावाड़ा है, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा बदलाव दिख रहा था आपको? बिल्कुल। और लगातार ये क्षेत्र जब नक्सलवाद से मुक्त होगा तो ये क्षेत्र जिसको जन्नत कहा जाता है उसको संवारने के दृष्टि से सरकार की कार्य योजना है। वनोपज की दृष्टि से कैसे हम उनको और समृद्ध बनाए, इसकी दृष्टि से कार्य योजना है। और सहकारिता के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ें, और क्योंकि हम अपने किसानों को आर्थिक दृष्टि से यदि हम मजबूत करेंगे तो हर दृष्टि से हमारा बस्तर मजबूत होगा। तो अब आखिरी सवाल है महेश कश्यप जी, जैसी राज्य की सरकार चल रही है, 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने की कितनी संभावना देखते हैं महेश कश्यप? देखिए, कांग्रेस हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, कांग्रेस मुक्त भारत। उन्होंने कहा था
अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। और आज पूरा भारत में कमल ही कमल खिल रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। और कांग्रेस का पतन की ओर है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ परिवार के आजू-बाजू योजना चलाया नाम से। अभी 150 से अधिक परिवारवाद के नाम से योजना चलता है, और नाम से विकास होने का होता तो देश हमारा ये स्थिति नहीं होता। अभी हम लोग बीबीजी राम जी कानून बदले, उसके लिए भी हंगामा कर रहे हैं, लोग को बता रहे हैं भाई हमारा भगवान राम के, गांधी जी को नाम बदल के राम का नाम लेने का बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन बनाया। अगर उस बीच में भगवान राम पैदा हो गए तो हम क्या कर सकते हैं? वही बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटोरी में गंगा। भगवान राम कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी चिंता हो रहा है। लेकिन उस योजना के पीछे कितना बड़ा उद्देश्य है। 100 दिन को बढ़ा करके 125 दिन कर दिए, 15 दिन का पैसा को 1 सप्ताह कर दिए, और पैसा एक सप्ताह में नहीं मिलेगा तो उनको ब्याज मिलेगा, उसको क्या बोलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अगर 125 दिन का। तो कुल मिला के हमारी सरकार लोगों के हित में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चलने वाली सरकार है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अब इस देश के लोगों ने नकार दिया है, छोड़ चुका है, और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अब एक बार मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दोबारा आएगी। हमारा सवाल तो आखिरी था, पर आपने उत्तर ऐसा दे दिया कि उसमें सवाल निकल आया। हमने सवाल पूछा राज्य के संदर्भ में, हमने सवाल पूछा राज्य सरकार के काम के संदर्भ में, हमने सवाल पूछा विष्णुदेव साय सरकार के काम के संदर्भ में। आपने हमें उत्तर पकड़ा दिया मोदी जी के संदर्भ में, मोदी सरकार के संदर्भ में। साय सरकार के संदर्भ में कुछ बताने को नहीं था जिससे सरकार वापस आ सके। देखिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी, 2 साल पहले कोई नहीं सोचा था कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। किसको देख के वोट दिए? मोदी जी के गारंटी के कारण में वोट मिला। और जब अचानक विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, और महज 2 साल के अंदर 8 से 10 बड़े गारंटी को हमने पूरा भी किया, जिसमें 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, हमारे 70 लाख माताओं को महतारी बंधन योजना, किसानों का बोनस। तो इसलिए छत्तीसगढ़ के लोगों के जो मंशा के अनुरूप सरकार को जो उन्होंने बनाया, उसका अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम नक्सलवाद से मुक्ति कर दे रहे हैं। आने वाला समय में पर्यटन का विकास होगा। यहाँ आराध्य माई दंतेश्वरी की शक्तिपीठ है, बारसूर जैसा पौराणिक नगरी है, भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट भी है, गुड़मा रास भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब विश्वास बढ़ने लगा है कि कौन हमारा इतिहास है, किसके कारण हमारा विकास हो रहा है, हम कैसे सुरक्षित हैं। तो इसीलिए भविष्य में कांग्रेस मुक्त पूरा देश में, तो छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, बस्तर में भी हो जाए। तो महेश जी अपने आप में हिम्मत किए हुए हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के लिए जगह नहीं है, पर देश लोकतंत्र से चलता है। अगर सरकार काम ठीक करेगी तो बनी रहेगी, काम ठीक नहीं करेगी तो बदल देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर अंचल में बदलाव है, दंतेवाड़ा भी उस बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है। पर जितने भी संसाधन दंतेवाड़ा के संदर्भ में बताए जा रहे हैं, ये संसाधन पहले भी थे, पर फिर भी यहां पर नक्सलवाद पनपा। इसलिए पनपा कि समृद्धि थी, संपत्ति थी, पर यहां के लोगों के हिस्से में नहीं आई। अगर वो संपत्ति, वो समृद्धि यहां के लोगों के हिस्से में आएगी तो शायद नक्सलवाद की कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। आपका केदार जी और महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ संवाद का हिस्सा बनने के लिए। मैं सोनल जी से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्रवाई को संपादित करें।